औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए न्यूजीलैंड विजिट वीज़ा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो शुरू करने से पहले एक नीट लिमास है कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को हम देते रहें। तो शुरू करते हैं कि भाई न्यूजीलैंड के विजिट वीज़ा में रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं और तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, इनकी फ़ीसिस कितनी है और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में अब आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि भाई आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है अपनी कि क्या आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, तो क्या आप एलिजिबल है या आपके डॉक्यूमेंट्स इतने हैं, इस लेवल के हैं कि आपको वो वीज़ा दे सकेंगे। क्योंकि सिर्फ वीज़ा अप्लाई करना नहीं होता, वीज़ा लेना भी ज़रूरी है। वीज़ा अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, कहीं भी आप बैठ के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दे, अप्लाई तो वो हो जाती है क्योंकि उनको वीज़ा फ़ीस से मतलब होती है कि भाई आपकी वीज़ा फ़ीस उनको मिल जाए। वो कुछ दिनों में वीज़ा रिव्यू करके आपको वीज़ा रिफ्यूज़ करके दे देते हैं। तो इससे एक तो बंदा डिसहार्ट हो जाता है कि यार इतना अप्लाई किया है, इतनी मेहनत की है, डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, पैसे के पैसे चले गए हैं और प्लानिंग जो बनाई थी वो भी ख़राब हो गई है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब भी आप किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करें तो कोशिश करें कि पहले आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उनके चेक लिस्ट ओपन करें, चेक लिस्ट में देखें कि क्या वो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे माँग रहे हैं, क्या आप उसके मुताबिक एलिजिबल हैं, उस क्राइटेरिया में पूरे उतर रहे हैं, तो तब आप अप्लाई करें। वैसे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, वैसे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक नेगेटिव पॉइंट में चले जाते हैं जब आपका रिफ्यूज़ल आता है और रिफ्यूज़ल की वजह से आपके पासपोर्ट पे या किसी वजह से स्टैंप लग जाए तो एक अच्छी वो बात नहीं है, क्योंकि आगे अगर आपने आगे किसी किसी कंट्री में अप्लाई करना है तो उससे आपको इशू हो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप किसी कंट्री में अप्लाई करें, पहले आप खुद को तोलें। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी भी मुल्क में अप्लाई करने के लिए आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है बैंक स्टेटमेंट, कि क्या आपके पास बैंक स्टेटमेंट इतनी वर्थ की है या इतनी इसमें ट्रांजैक्शन है या इसमें इतनी एसेट्स हैं या इतने पैसे पड़े हुए हैं कि वो आपके ट्रैवल प्लान को कवर कर सके, और या पिछले 3 साल से या 2 साल से अच्छी चल रही है या 5-6 महीनों से अच्छी चल रही है, तो इससे आपके वीज़ा केस पे असर पड़ता है। बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा है जैसे कि इंसान के बदन में रीढ़ की हड्डी। तो बैंक स्टेटमेंट अगर आपका कमज़ोर हो, उसमें ट्रांजैक्शन ना हो या कोई ऐसे क्लोजिंग बैलेंस अच्छी ना हो, तो मैं ब्रादराना मशवरा यही से आपको दे दूंगा कि आप किसी भी कंट्री में वीज़ा सबमिट ना कराएं। ये वीज़ा सबमिट तो हो जाता है, अप्लाई तो हो जाता है, लेकिन आपको वीज़ा नहीं देते। वीज़ा लेना भी ज़रूरी है, सिर्फ वीज़ा अप्लाई करना नहीं कि वहाँ से सिर्फ अप्लाई कर दें, हम खुश हो जाते हैं कि मैंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए अप्लाई कर दिया और बस हो गया। नहीं, वीज़ा लेना है तो हम वीज़ा कैसे लेंगे, इनसे उसके तरीक़ाकार जानना है। तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग रखें। बैंक स्टेटमेंट में अगर आपके पास अमाउंट अपनी ना हो तो आप कोशिश करें कहीं से भी अरेंज करें और उसको 2 से 3 से 4 महीने तक उसके अपने पास रखें, उसमें रोटेशन करें, उसमें ट्रांजैक्शंस करें ताकि वो एक जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट नज़र आए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो इसलिए आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छा होगा और उसमें ट्रांजैक्शन भी हुई होगी, तो वो आपको बेनिफिट देगा। अगर बैंक कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए आपके पास, या बैंक आपके आपके अकाउंट पे वो पेमेंट आनी चाहिए जो आपको सैलरी में मिल रही है। बैंक स्टेटमेंट के बाद पासपोर्ट, जो कि बहुत मस्त चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए 8 मंथ, उसमें कम अज़ कम वैलिडिटी हो जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करें। और पासपोर्ट के अलावा आपके पास ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपके स्ट्रॉन्ग टाइज पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल में या बांग्लादेश में, जहाँ किसी भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग टाइज आपके शो कर रहा हो कि आप किसी कंट्री विजिट जा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों के लिए भी वापस आएंगे। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जब भी केस आपका लेता है तो उसमें देखता है कि क्या इसको ये वहाँ जाके कहीं चुप तो नहीं जाएगा, उसके पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, अपनी कंट्री कंट्री में क्या सिचुएशन है।
तो रह गई है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना है। जब आप न्यूजीलैंड विजिट के लिए अप्लाई करेंगे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वो आप लगाएंगे। साथ में अगर आप 6 मंथ से कम विजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए किसी मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 मंथ से अबव के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 9 मंथ 12 मंथ, तो उसके लिए आपको एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे भी करना पड़ेगा, वो भी टीबी टेस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ की भी मेडिकल रिक्वायर्ड है। अगर आप 6 मंथ से अबव के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम मोस्टली 6 मंथ पे ही बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मेडिकल की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जब आपके डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लें कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे हैं। अगर आप मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं, अगर बच्चे हैं आपके तो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, स्कूल डॉक्यूमेंट्स या एफआरसी या बर्थ सर्टिफिकेट साथ में लगा दे, जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करता है कि आपके फैमिली या पाकिस्तान में है कोई जिसके लिए आप वापस आएंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में किसी भी लैंड डॉक्यूमेंट्स, शॉप डॉक्यूमेंट्स या हर घर के डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा दें, या आपके नाम पे हो या आपके नाम पे कोई ज़मीन हो या कोई गाड़ी हो, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। क्योंकि जब भी आप किसी भी मुल्क में ट्रैवलिज्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी वो ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर चेक करते हैं कि क्या आप अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी कंट्री, क्या इससे पहले आप किसी मुल्क ममालिक में गए हैं, वहाँ पे कोई टूरिज़्म आप ने के दिन गुजारे हैं या टूरिज़्म पे आप गए हैं, या विज़िट वीज़ा आपके पास हैं। तो क्योंकि वही चीज़ आपके प्लस में काउंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके कोशिश किया करें कि ट्रैवल हिस्ट्री पहले बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए ये छोटे छोटे ममालिक, जो छोटे तो नहीं कह सकते लेकिन जिनकी वीज़े इजीली मिल रहे हैं, उन ममालिक के वीज़े आप लगाएं, उन पर ट्रैवल करें। इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत होती है। जैसे कि आप दुबई गए हों, कतर गए हों, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये कैसे ममालिक हैं जिनकी वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इन बाकी ममालिक का है। तो कोशिश करें कि ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी हो। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इन सब वीज़ों के पिक्चर्स, इनके डॉक्यूमेंट्स और ये इन एंट्री, एग्जिट एंट्री, स्टैम्प वगैरह सबको आपने प्रॉपर स्कैन करना है और इस वीज़े के साथ आपने लगा देना है। क्योंकि जब भी वीज़ा ऑफिसर के पास आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं तो वो सबसे पहले यही 2-3 चीज़ें हैं जिनको वो चेक करते हैं कि क्या इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। इसके अलावा इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको करनी होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है। ट्रैवल इंश्योरेंस से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इन केस अल्लाह ना करे किसी भी कंट्री में आप जाएं, वहाँ पे आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हो या कोई ऐसे मसले हो, तो जिनको आपका जो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस किया हो वो आपको कवर कर सके। साथ में आपने कवर लेटर एक लिखना होता है। ट्रैवल लेटर में आपने ये पूरी डिटेल बतानी होती है कि मैं अपना ट्रैवल प्लान, जैसे कि आपने उनको बताना होता है कि मैं न्यूजीलैंड आऊँगा, आने के डेट्स आपने बताने हैं और वो कितने दिन में वापसी करूँगा वो आपने बताना है। किन किन होटल्स में मैं रिहाइश करूँगा और कौन कौन से अट्रैक्शंस या देखने वाली जगह हैं जिनको मैं जाके देखूँगा, किन सिटीज़ में जाऊँगा, ये पूरा एक आपने ट्रैवल प्लान उनको देना होता है, जिसको कवर लेटर भी कह सकते हैं। तो कवर लेटर क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेजेंट कर रही होती है जब आप किसी वीज़ा ऑफिसर के पास आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं, तो वो पहला आपका कवर लेटर प्रिंट करता है। कवर लेटर को सामने रख के आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक कर रहा होता है कि क्योंकि वहाँ इसमें कोई कॉल इंटरव्यू नहीं है कि आपको कॉल करे या किसी वेरिफिकेशन कॉल नहीं आती, कोई फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं करते ये लोग। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी वो देख रहा होता है वो आपके कवर लेटर को मद्देनज़र रखते हुए आपके केस पे डिसीजन लेता है। तो कोशिश करें कवर लेटर जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है उसको आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। उसमें डिटेल से आपने बताना है कि मैं न्यूजीलैंड क्यों आऊँगा, मैं रुकूँगा कहाँ, क्या करूँगा, कितने दिन का मेरा ट्रैवल प्लान है, कौन सी एयरलाइन में मैं आ रहा हूँ। और ये सारी डिटेल जब आप उनको देंगे तो जब उनके सामने आपका केस पड़ा होगा तो वो इजीली डिसीजन लेने में उनको आसानी होती है और इसी चीज़ पे वो डिसीजन लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हैं सारे डॉक्यूमेंटेशन के आप लोग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं कि भाई फीस कितनी है। एम्बेसी फीस जो है वो तकरीबन 249 259 के आसपास न्यूजीलैंड डॉलर है, जो पाकिस्तानी अंदाजन 35 से 40 हज़ार रुपये के दरमियान कोई बनते हैं।
वो आपने ऑनलाइन पे करनी होगी। जब आप ऑनलाइन केस जमा कराएंगे तो ऑनलाइन वहीं पे आपसे क्रेडिट कार्ड मांग लेंगे, तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को इंटरनेशनल जिसके थ्रू आपकी पेमेंट वो आपके अकाउंट से काट लेंगे। तो ये अमाउंट जो होती है मेरे भाई, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होती है, क्योंकि वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं चीज़ में कि आपसे जब हम वीज़ा फीस लेते हैं तो ये हम आपको वापस नहीं करेंगे, चाहे हम आपको वीज़ा दें या रिजेक्ट करें। तो ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होती है जो ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो ये हो गई फीस। फीस के बाद जब आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आपको कहते हैं कि किसी भी वीएफएस सेंटर जाके अपॉइंटमेंट लेंगे, जिसमें आप जाके वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स करवाएंगे। फिंगरप्रिंट्स करने के बाद आपका केस ऑटोमेटिकली सिस्टम में चला जाता है, जिसके बाद आप वेट करेंगे अपनी डिसीजन का। टाइम टू टाइम अपने वीज़ा स्टेटस आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, जो आपको आईडी दी होती है। आईडी में आप चेक कर सकते हैं डेली कि आपके केस पे क्या डिसीजन आया है। ऑनलाइन ही आपको वो लोग आगाह कर देते हैं कि आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो ये तरीक़ेकार है इसका, सिंपल तरीका है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इन केस ऑफ फिर भी अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो तो हमारे उसमें मैसेज करें, और हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है, मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों से कांटेक्ट कर सकें। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करना शुरू करें तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो आप अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट है, एनटीएन है, गोशवारे हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका आपने प्रॉपरली स्कैन करके सिस्टम में रख देना है, क्योंकि आगे जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपसे आगे अटैचमेंट में मांगते हैं, तो उसमें आपने लगा देने हैं। तो कोशिश करें अच्छी रेजोल्यूशन में डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन हो, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिले उसको आपने अटैच करना है। और कोशिश करें कि जितना भी सच हो उसमें बताएं, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आप अटैच ना करें, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स का उनको पता चल जाता है, वो वेरीफाई करते हैं एक एक चीज़ को, तो उससे आपके वीज़ा पे बहुत असर पड़ता है, और हो भी सकता है अल्लाह ना करे कि वो फ्यूचर में आपको बैन लिस्ट में भी डाल दे। तो कोशिश करें जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हो वो जेन्युइन हो, फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो। आपका ट्रैवल प्लान जेन्युइन हो, ट्रैवल प्लान जो बता बता बना रहे होते हैं, कोशिश करें कि वो इतना हो कि वो आप कल उसको सपोर्ट कर सके। मिसाल के तौर पर आप अगर कहीं जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में अगर आप 10 दिन गुजार रहे हैं तो आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट में कम से कम 9 से 10 लाख रुपए हो, जो आपके ट्रैवल प्लान को सपोर्ट कर सके। और अगर ज़्यादा हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट, और साथ में जिस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर से आपने एक लेटर इशू करवाना है, एनओसी लेटर। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अपना पर्सनल बैंक स्टेटमेंट और बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट दोनों लगाएं। रजिस्टर्ड अगर बिज़नेस है तो रजिस्ट्रेशन उनकी लगाएं, एनटीएन और गोशवारे लगाएं।